वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बिहार एपीओ के बारे में समझेंगे। क्या बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि क्या सर एनरोलमेंट जरूरी है या एलएलबी पास आउट भी बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस की बात करेंगे डिटेल में, क्या पैटर्न है जो अब नया सिलेबस जो क्या चेंज हुआ है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, किस तरह आप बेसिकली इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट ईयर कट ऑफ है, क्या उसमें अब बड़े चेंजेस होने वाले हैं, क्या कट ऑफ कम जाएगी या हो सकता है इससे पिछली बार से जब जाए। हर चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि सबसे पहला बेसिक डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स को है कि सर हमने एलएलबी कर लिया है या एलएलबी अभी फाइनल ईयर में है, तो क्या हम एलिजिबल हैं, क्या हमने इनरोलमेंट नहीं कराया हुआ है, या इनरोलमेंट तो कराया है लेकिन एआईबी क्रैक नहीं है हमारा। तो हर चीज को अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, कि क्या आपकी एज लिमिट होने वाली है और कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल होने वाले हैं बिहार एपीओ के लिए। ठीक है, तो पहली चीज समझिएगा, बहुत क्लियर है कि जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना, उसमें आपको बस केवल एलएलबी डिग्री चाहिए, याद रखिएगा। वो भी पास होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 60% से ऊपर है, 50% से, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी जहां से आपने एलएलबी किया हुआ है, उस यूनिवर्सिटी का जो भी पासिंग क्राइटेरिया है ना, ठीक है, अगर आपकी बैक लगी है उससे कोई मतलब नहीं है आपको। आपके पास फाइनल ईयर बेसिकली मार्कशीट है और आपके पास एलएलबी की डिग्री है, तो आप याद रखिएगा एआई जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि एआईबी क्लियर करोगे तो ही आपको जो सीओपी मिलता है उसके बाद आप एलिजिबल, ऐसा कुछ नहीं है ना। इवन आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है एज एन एडवोकेट, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल है, याद रखिएगा। ठीक है, आपके पास एलएलबी की डिग्री हो बस। ठीक है, कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं है आपका, एआईबी क्रैक किया है आपने नहीं किया, कोई फिल्टर नहीं करता है, याद रखिएगा। सबसे पहली चीज, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी मान लीजिए आपका रिजल्ट एक दो महीने में आ जाएगा, तो भी आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया पूरा हो गया। आप एलिजिबिलिटी की बात करें, अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। ठीक है, कि क्या आपने एलएलबी किया हुआ है, उसके बाद आपकी एज लिमिट कितनी होगी। देखिए, पिछली बार भी एग्जामिशन दिया गया था, तो याद रखिएगा आपका 37 ईयर्स, वैसे आपका जनरल कैंडिडेट्स की बात करें, अनरिजर्व मेल के लिए, अनरिजर्व मेल के लिए 37 ईयर्स है। ठीक है, जिस दिन आपका फॉर्म आएगा उस डेट से स्टार्ट होगा। लेकिन वैकेंसी आपकी पता है 2020 में आई थी लास्ट टाइम, तो आपको एग्जामेशन जरूर मिलेगा। 5 ईयर रिलैक्सेशन हर स्टूडेंट्स को वैसे भी मिलने वाला है। ठीक है, तो और बाकी अगर आप देखें तो अनरिजर्व के लिए 37 ईयर्स, और आपको 5 साल मान के लिए कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा, याद रखिएगा। ये हर वैकेंसीज में ऐसा होता है, याद रखिएगा, कि जब गैप होता है लास्ट वैकेंसी और करंट वैकेंसी में, तो जितने साल वैकेंसी नहीं आई होती है, तो उतने साल का एग्जामेशन दिया जाता है। वो हर जगह आपने देखा होगा, चाहे इवन अभी बेस्ट एग्जांपल आपको झारखंड एपीओ का दिखेगा। तो चलिए देखिए, तो अनरिजर्व के लिए जनरल आपको 37 है, लेकिन अगर आप ऑब्वियस बात है, अगर बैक डेट में देखेंगे तो 5 साल और एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, अब पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, बैकवर्ड कैटेगरी, मोस्ट बैकवर्ड कैटेगरी आपको। अब पिछड़ा वर्ग की महिलाएं और अनारक्षित महिलाएं, ठीक है, अनरिजर्व फीमेल के लिए भी बेसिकली अगर आप देखेंगे, एज तो 40 ईयर्स है, लेकिन आप मान चलिएगा कि आपको 44-45 ईयर्स तक आपका एग्जामेशन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी आपकी 2020 में आई थी, याद रखिएगा। ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, तो महिला और पुरुष के लिए आपको 42 साल है, तो यहाँ भी आप +5 मान के चलिएगा कि 47 तक आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो रही हमारी एज लिमिट की बात। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हमने डिस्कस कर ली, कोई आपने एलएलएम किया है, पीएचडी की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलएलबी आपकी पास आउट होना चाहिए, याद रखिएगा। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बहुत क्लियर बता दिया मैंने आप लोगों को। कमेंट सेक्शन में बार बार आप लोग जान रहते हैं कि सर हम क्या फाइनल ईयर में अप्लाई करते हैं। अगर आपकी एडवर्टीजमेंट, डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट से पहले पहले आपका रिजल्ट आया था, तो आप अपीयर हो सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। ठीक है, पिछली बार अगर सीट्स की बात की जाए, तो 553 थी, 553 सीट्स आपकी नोटिफाई हुई थी बिहार एपीओ के, लेकिन इस बार जो आंकड़ा है वो 297 का होने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, इस बार जो फुल सीट आने वाली है वो 297 का अप्रोक्सीमेटली, जो अब जो चर्चाएं चल रही हैं वो इतनी ही है, ऑलमोस्ट आप 300 मान के चलिएगा। तो उस हिसाब से समझिएगा पिछली बार 550 सीट थी। ठीक है, और अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो 225, अगर आप जनरल की बात करें, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर के वर्ग की बात करें तो 55 सीट थी। फिर आपका अनुसूचित जाति जो है 88। ठीक है, शेड्यूल कास्ट की बात करें कैटेगरी की, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो 1 सीट थी पिछली बार। ठीक है, फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो मोस्ट बैकवर्ड कैटेगरी 88 सीट थी। फिर आपका पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड कैटेगरी में 74 सीट थी, और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 22 सीट थी। उसमें भी अगर आप रिजर्व देखेंगे तो आपको पता है
35% जो रिजर्वेशन है, 35% जितनी भी कैटेगरी वाइज आप रिजर्वेशन बात करते हैं, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण याद रखिएगा, और 65% बेसिकली ओपन है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो हर कैटेगरी में आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट्स देखने मिलेगी, इसमें 188 पिछली बार सीट्स थी जो कि महिलाओं के लिए केवल रिजर्व थी। ठीक है, अब आप नेक्स्ट एस्पेक्ट्स पे आते हैं कि जो पिछली बार कट ऑफ थी ना, देखो इतनी कम कट ऑफ क्यों थी। पहली बात देखो, सीट्स बहुत ज्यादा थी, क्योंकि अगर हम जनरल की बात करें अनरिजर्व 225 सीट्स थी, तो अनरिजर्व में अगर आप देखोगे 138.750। अब ये कहोगे सर ये पॉइंट में क्यों जा रहा है, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी आपकी एग्जाम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, याद रखिएगा। जुडिशरी में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगी, याद रखिएगा। तो बहुत प्रिपेयर रहिएगा उस हिसाब से कि जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करें, असिस्टेंट एपीओ जो है एग्जाम आपका बिहार का, पिछली बारी 2020 में आपका नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पे आपको 138 है, लेकिन सीट्स आपकी देख सकते हैं 225 थी, उस हिसाब से बहुत आपको यहाँ पे कम दिखेगी। ठीक है, क्योंकि ये 250 नंबर में से 250 में से कट ऑफ आपकी यहाँ पे डिसाइड होती है। 100 नंबर का जीके होता है और 150 नंबर लॉ होता है। तो टोटल आपका 250 में से, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी याद रखिएगा, तो भी 138.750 गई थी कट ऑफ। और एक चीज और याद रखिएगा, इस बार कट ऑफ आपकी 150 से ऊपर जाएगी, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपको। तो टारगेट बेसिकली आपको 150 प्लस करना है, याद रखिएगा। क्योंकि पहली बार नेगेटिव मार्किंग थी, बच्चे बहुत डरे हुए थे कि कैसे हम नेगेटिव मार्किंग अटेम्प्ट करेंगे। पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा खासा आता है, याद रखिएगा। लॉ थोड़ा इजी आपको मिलेगा, लेकिन जीके में आपको अच्छे से चीजें कवर करनी पड़ेंगी, हर चीज को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी है, आप लोग करंट अफेयर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही आप अनरिजर्व फीमेल में देख सकते हैं 125 कट ऑफ गई थी। ठीक है, उसका रिवाइज रिजल्ट भी आया था, रिवाइज रिजल्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, 5 महीने 6 महीने बाद रिवाइज रिजल्ट आया था, जो कुछ क्वेश्चन हटाए गए थे। तो ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हैं 83 कट ऑफ हुई थी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस फीमेल भी आप देख सकते हैं 35%, 35। शेड्यूल कास्ट में अगर आप देखोगे तो 48 मार्क्स गया था। ठीक है, शेड्यूल कास्ट फीमेल में, क्योंकि नेगेटिव, क्योंकि कोई देखो मिनिमम मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं था कि इतने से कम आपके नहीं आने चाहिए, इसलिए आपको माइनस में कट ऑफ भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर शेड्यूल ट्राइब्स में आपको 88 गई थी कट ऑफ, देख सकते हैं। ईबीसी में 74 कट ऑफ। अपनी कैटेगरी वाइज आप लोग चेक कर सकते हैं चीजों के लिए। तो ये सारा कैटेगरी वाइज आपका क्राइटेरिया, लेकिन याद रखना, अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं तो 150 प्लस बोल रहा हूँ, 155 60 तक आप टारगेट करने की कोशिश कीजिए कि आपका मार्क्स आए। ईडब्ल्यूएस में टारगेट कीजिए कि 100 प्लस आपका क्योंकि सीट्स कम होंगी। ठीक है, पिछली बार से बहुत सीट्स आपकी आधी मान के चलिएगा, तो आपकी कट ऑफ अपने आप ही बढ़ जाएगी। अब प्लस कंपटीशन बहुत है, क्योंकि 3 ईयर प्रैक्टिस के बाद याद रखिएगा, 3 ईयर प्रैक्टिस रूल जब से अप्लाई हुआ है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है जुडिशरी देने के लिए, वो एपीओ टारगेट कर रहे हैं। और इवन अभी कोई वैकेंसीज आई नहीं हुई है। ठीक है, चाहे यूपी एपीओ भी पोस्टपोन्ड आपको दिख रहा है, हरियाणा एडीए भी नहीं हो रहा है अभी, एमपी एडीपीओ अभी आपका एग्जाम की डेट बहुत लास्ट में है। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि बच्चे ये बिहार एपीओ का वेट कर रहे हैं। ठीक है, शिद्दत से वेट कर रहे हैं और शिद्दत से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपने भी अभी तक प्रिपरेशन नहीं शुरू की है, तो प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है, मेंस की बात करें तो मेंस में देखोगे तो आप देखो मेंस में अनरिजर्व की कट ऑफ 365 गई थी। ठीक है, लेकिन एक चीज समझना आप लोग, जो इंटरव्यू की वेटेज है, इंटरव्यू की, वो आपकी 100 नंबर की वेटेज है। 100 नंबर की वेटेज आपको है, लेकिन याद रखना, अगर आप सोच रहे हो कि सर हम मेंस की बस कट ऑफ क्लियर करके क्रैक कर लेंगे एग्जाम, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि 3 टाइम स्टूडेंट्स को कॉल आती है इंटरव्यू के लिए। आप खुद देखिए, अगर किसी कैंडिडेट के, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे के 323 नंबर आए थे मेंस में, तो वो बच्चा वैसे भी नहीं सेलेक्ट होगा, याद रखिएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 100 में से अब या तो उस बच्चे को 99 मार्क्स मिले, जो कि रियलिस्टिक पॉसिबल है नहीं। आप 80 तक ला सकते हैं मार्क्स, 75 ला सकते हैं ऑन एवरेज। ठीक है, 60 से लेके, मान के चलिए कि 50 से लेके 70 तक आपके मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, इतना ही स्कोर कर सकते हैं, ऑन एवरेज 60 मार्क्स मान के चलते हैं हम लोग, 60 मार्क्स आपको इंटरव्यू में मिल सकते हैं। ऑन एवरेज की बात करें, एवरेज स्टूडेंट्स की बात करें, तो ऑब्वियस बात है आपको कट ऑफ में लाना है। अगर मान लीजिए जनरल की बात करें, तो 60 नंबर अगर किसी कैंडिडेट को मिले, तो 390 कम से कम आपके स्कोर आना चाहिए। तो इसका मतलब, ये तो पिछली बार जब सीट्स ज्यादा थी बहुत, ठीक है, इस बार आपकी आधी हो जाएंगी। तो कम से कम आप टारगेट करिए कि अगर आपका अनरिजर्व कैटेगरी में है, तो 410 प्लस आपका आए, याद रखिएगा मेंस में। ऐसे ही अगर आप ईडब्ल्यूएस में है, 350 से ऊपर जाइएगा, क्योंकि 422 देखिए, ये देख सकते हैं ना। तो 360 70 के आसपास अगर आप स्कोर आएगा, तो आप यहाँ पे सेफ होंगे, इस बार की बात करते हैं।
ठीक है, तो हर कैटेगरी में आप देख सकते हैं चीजों को कि जैसे आप एससी कैटेगरी देखिए, तो अगर जिस बच्चे को 283 पे कॉल आ गया इंटरव्यू, आपको लगता है पॉसिबिलिटी है कि वो 377 स्कोर कर जाएगा फिर बाद में इंटरव्यू के टाइम तक? नहीं कर पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब उस कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ होगा। देखिए इस शेड्यूल कास्ट में अगर आप बात करें, जिनका 310 प्लस अगर मेंस में स्कोर, ठीक है, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 410, 420, 430 तक अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा, याद रखिएगा। ये बहुत क्लियर है। तो मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस की आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग के लिए, मेंस की सब्जेक्ट वाइज जो होती है ना, सब्जेक्ट वाइज आंसर राइटिंग बेसिकली मुझसे जुड़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, आप मंथली पेमेंट के साथ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए अपने सीपीसी भी आपका मेंस में अब तो आ गया, इंक्लूड हो गया, आपको पता होगा। या सीपीसी है या आपका बीएनएस है, ठीक है, बीएनएसएस है। तो आप क्या कीजिए, आप एक सब्जेक्ट तैयार कीजिए और उसकी आंसर राइटिंग आप 1 महीने तक पूरी कंप्लीट कीजिए, ताकि जो आपके 30 से 40 क्वेश्चन हो वो आप अटेम्प्ट भी कर पाए अच्छे से, कंप्लीट भी हो जाए, और प्लस आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर्स इवेलुएट होकर मिल जाए, ताकि आपको फीडबैक समझ आ जाए कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, क्या मुझे इंप्रूव करना है। ठीक है, लास्ट में आप लोग प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, 1-2 महीने का टाइम मिलता है आप लोगों को। उस केस में आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट तो करते हैं, लेकिन उससे आपको एक्यूरेसी या आपका जो इंप्रूवमेंट है वो नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, इंप्रूवमेंट होगा जब आप रेगुलर बेसिस पे आंसर राइटिंग करेंगे। बच्चे क्या होता है, प्री टारगेट करते हैं। प्री से नहीं होने वाला सिलेक्शन, प्री आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके मार्क्स आप 100 में 100 ले आइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अल्टीमेट जो गोल है वो आपका मेंस का है, कि यहाँ पे अब आपको कैसे स्कोर करना है। अगर अनरिजर्व कैटेगरीज हैं तो 410, 420, 430 से कैसे इसको ऊपर लेके जाना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 350 से ऊपर आपका स्कोर कैसे आना चाहिए। अगर शेड्यूल टाइप से हैं, तब भी आपको 350 प्लस आपको टारगेट करना है, तो ही आपका सिलेक्शन होगा, तो ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी मत समझिए इस चीज को कि बस वैकेंसी आ जाएगी, प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत दुख होता है, याद रखिएगा, कि आपने मीन्स भी दे दिया। देखिए अब देखिए, खुद सोचिए आप लोग कि जिस बच्चे ने अभी 312 जो ईडब्ल्यूएस फीमेल है, अब इनको कितने, क्या अब लगता है आपको 85 95 मार्क्स स्कोर मिल गया होगा? नहीं मिलेगा इंटरव्यू में। तो वो बच्चा तो वैसे भी मेरिट में नहीं है। 804, तो 804 वाला जो बच्चा हुआ है क्वालिफाई, तो 312 मेंस में लाके तो नहीं हुआ होगा, उसके 350 से ऊपर होंगे कम से कम, 340 350 नंबर होंगे कम से कम। तो आप कैसे टारगेट करें, 350 प्लस की बात करें, और अनरिजर्व के लिए 420 430 कैसे स्कोर करें, वो उसके लिए आपको आंसर राइटिंग करनी बहुत जरूरी है। कनेक्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब चीज आप लोग टेलीग्राम के थ्रू आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप देख सकते हैं, 2 पेपर होते हैं आपके। पहला पेपर आपका जीके का होगा, दूसरा लॉ का होगा। लॉ की वेटेज आपकी 150 नंबर है, एक क्वेश्चन आपका 1.5 नंबर का होता है, याद रखिए, वो नेगेटिव मार्किंग 1/4 यहाँ पे है। ठीक है, हर चीज आपको पढ़नी पड़ेगी फर्स्ट पेपर में। ये मत सोचना कि थोड़ा हिस्ट्री कम पढ़ लेंगे, तो आपको एंशियंट, मिडिवल और आपको मॉडर्न तीनों हिस्ट्री कवर करनी है। ज्योग्राफी भी आपको कवर करनी है, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय इतिहास है, ये सब चीजें सब आपको कवर करना है, चाहे भूगोल की बात करें, ठीक है, अर्थव्यवस्था की बात करें, आपका पॉलिटी है आप लोगों के लिए। हर चीज आपको यहाँ पे जीके वाला पार्ट कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आप सोच के चलो कि कम से कम आप 60 प्लस नेगेटिव मार्किंग के बाद आप कम से कम जीके में स्कोर कर पाओ, कम से कम। और लॉ में अगर आप बात करें तो 120 प्लस आपका होना चाहिए, क्योंकि लॉ कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो इजी आता है। ठीक है, तो अगर आप देखो 180 हो जाएगा आराम से, बिल्कुल आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि कट ऑफ हम सर पार करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि 138 पिछली बार गई थी, सीट ज्यादा थी, इस बार कम है, तो ऑब्वियस मान के लिए कि 180 प्लस आपको टारगेट करना है। टारगेट करोगे तो ही 170 160 अचीव कर पाओगे, याद रखिएगा। ठीक है, अब सिलेबस में आपको चेंजेस क्या दिखेंगे, सारे नए लॉज हैं। भारतीय साक्षर अधिनियम आपको मिलेगा, भारतीय साक्षर, ठीक है। तो बीएसए आपका है, बीएनएस, देखो बीएसए आपका आपसे पूछा जा रहा है, बीएनएसएस पूछा जा रहा है, बीएनएस पूछा जा रहा है, तीनों नए लॉज तो हैं। साथ में आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, और इस बार इंक्लूड किया गया है सीपीसी को। ठीक है, तो सीपीसी के भी आप 8-10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा, इतने तो आएंगे ही। अब मेंस में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, जहां पे सीपीसी पहले नहीं पूछा जाता था, एक और एडिशनल सब्जेक्ट हो गया आप लोगों के लिए, और वेटेज अच्छी खासी है 75 मार्क्स की। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर अगर आप देखेंगे जीके का, जिसकी 100 मार्क्स वेटेज है। सेकंड और थर्ड पेपर इंग्लिश और हिंदी का है, जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का, याद रखिएगा, जिसमें आपको 30% मार्क्स लाना है पास करने के लिए बस। ठीक है, अगर आप इनमें फेल हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका मेरिट में नंबर वैसे भी नहीं आने वाला, याद रखिएगा। दूसरा आपको देखिएगा, फोर्थ पेपर जो दिखेगा, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस आपको देखने मिलेगा, 150 नंबर वेटेज। बीएसए जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, 150 नंबर वेटेज। और सिक्स पेपर जो दिख रहा है वो आपका जो बीएनएसएस और प्लस आपका सीपीसी, दोनों की वेटेज 75 75 नंबर, 150 नंबर हो गई।
फिर आपका संविधान 150 नंबर का और अन्य लॉ जो है वो आपके 150 नंबर के पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप टारगेट में बार बोल रहा हूँ, आपको अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 450 प्लस टारगेट करके चलिए। 450 प्लस अगर आप टारगेट करोगे तो ही आप, याद रखिएगा, मेरिट लिस्ट में आने वाले हैं। ठीक है, अगर आपका एवरेज बेसिकली इंटरव्यू होता है तो 450 प्लस आप टारगेट कीजिए। और अगर आप कैटेगरी वाइज बात करें तो 350 आप कम से कम टारगेट कीजिए, तो ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है, याद रखिएगा। बार बार बोल रहा हूँ आपको, प्री क्वालिफाई करना एम नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। कभी भी ये मत सोचना कि प्री क्वालिफाई होके आप सेलेक्ट हो जाओगे कहीं। ठीक है, ठीक है। फिर ये पेपर्स में अनलॉज में भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे आपके लिस्ट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, उसे आप कवर कीजिए धीरे धीरे, क्योंकि ये प्री में नहीं आने वाला, लेकिन याद रखिएगा मेंस से पहले ये प्री वाले सब जो आपके मेंस वाले सब्जेक्ट हैं वो आपके प्री से पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत लिमिटेड एक्ट्स हैं जो कि आप, अगर आप नार्कोटिक्स ड्रग्स वाला देखोगे, ठीक है, वो एक्ट आपको दिख रहा है। आपका देखो आईटी एक्ट में स्पेसिफिक चैप्टर आपका 11 में आपका, ऐसे ही आप एक्साइज एक्ट की बात करें तो वहां भी आपको स्पेसिफिक दिखता है। पॉक्सो एक्ट ऑलरेडी आप अवेयर होंगे, लेकिन आपको मेंस के हिसाब से आपको कवर करने क्वेश्चंस आपको कवर कर लेने हैं कि कौन से ऐसे 10 क्वेश्चंस होंगे। देखो माइनर के जो सब्जेक्ट्स में आप देखोगे तो 8-8 10 क्वेश्चंस मोर देन इनफ होते हैं, उसको मेंस से पहले ही प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, मैं कहता हूँ प्री से पहले ही प्रिपेयर कर लोगे, नोटिफिकेशन आने से पहले प्रिपेयर कर लोगे तो आप लोग के लिए इजी होगा। ठीक है, और प्लस आपका इंटरव्यू जो है बेसिकली, जिसमें 3 टाइम स्टूडेंट्स को कॉल आती है, जितनी भी सीट्स होंगी, अगर 100 सीट मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे है, पर्टिकुलर कैटेगरी में है, तो 300 बच्चों को कॉल आने वाली है इंटरव्यू के लिए। लेकिन खुद सोचो, जिन बच्चों की 250 रैंक होगी मान लीजिए मेंस में यहाँ पे, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा वो, क्योंकि 100 सीट है ना। तो आप खुद सोचिए आपको टारगेट किस में करना है कि भाई टॉप 50 में हमारा नंबर आए। थोड़ा इंटरव्यू अगर एवरेज भी होता तो भी हमारा सिलेक्शन आराम से मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, याद रखिएगा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं मुझसे। क्लियर सबको? तो यहाँ जुड़ सकते हैं आप लोग, यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच।